हूं अर्पिता आर्या। अब बात बुलंदशहर में एक होनहार बेटी की मौत की। सुदीक्षा मौत के मामले में बुलंदशहर के औरंगाबाद थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। बहुत कोशिश के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। इससे पहले पुलिस सुदीक्षा की मौत एक्सीडेंट का नतीजा बता रही थी। वहीं सुदीक्षा के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उनकी होनहार बेटी की मौत छेड़छाड़ की वजह से हुई है। मामले में कई मोड़ आने के बाद अब सुदीक्षा को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी पुलिस की है, जिसकी मांग परिवार लगातार कर रहा है। वैसे खुशी हुई कि लड़कियों का इतना डर। एक गुमनाम गांव की मशहूर बिटिया। I will be going to Babson College in the US to pursue my undergraduate studies in entrepreneurship. जिसकी आंखों में थे कई ख्वाब। Girls can come and study. A school that is always within their reach, giving them a safe and secure environment to study and equip them for a bright tomorrow. जिसने छोटी सी उम्र में बनाए बड़े बड़े रिकॉर्ड। बड़ा नाम करे हो, पूरी बस्ती को भी और धारे को भी। अरे बड़ा दुख हो रहा है। हमें उस पर बहुत गर्व था। वो एक रोल मॉडल थी और वो उसका सपना था कुछ बड़ा करने का। जिसने 17 साल की उम्र में पाया 4 करोड़ का वजीफा। ये वो डिग्रियां और वो मेडल्स हैं सुदीक्षा के, जिनके लिए उसने एक लंबा संघर्ष किया था। थम गई उस टॉपर बिटिया के सपनों की उड़ान। क्या मनचलों ने ली होनहार की जान? ये 2-4 किलोमीटर तक आगे पीछा करना और टॉन्ट कसना और बाइक के आगे बाइक बढ़ा देना, ये मर्डर है। एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है मनचलों का। कलेजे को अंदर तक झकझोर देने वाली ये कहानी है गौतम बुद्ध नगर के दादरी की रहने वाली एक ऐसी बेटी की, जिसने कम उम्र में ही कामयाबी के इतने रिकॉर्ड बना दिए जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। इस टॉपर और होनहार बेटी का नाम है सुदीक्षा। The only thing I'm certain of is that one day I'll return to my country and I hope to at least change the face of my village and my community. गौतम बुद्ध नगर के एक छोटे से गांव की सुदीक्षा के हौसलों की उड़ान इतनी मजबूत थी कि ना तो गरीबी कभी उनके रास्ते में आई, ना ही पैसों की तंगी। लेकिन इस मजबूत सुदीक्षा को मौत ने ऐसे गले लगा लिया कि किसी को अब तक यकीन ही नहीं हो रहा। सुदीक्षा के परिवार के बयान के मुताबिक उनकी बेटी अपने चाचा के साथ बाइक पर अपने मामा के घर जा रही थी। बुलंदशहर औरंगाबाद रोड पर कुछ मनचलों ने सुदीक्षा के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। पहले तो मनचलों ने सुदीक्षा की बाइक के अगल बगल अपनी बाइक लहरानी शुरू की। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने सुदीक्षा के चाचा की बाइक के ठीक सामने जोर से ब्रेक मार दी। टक्कर से बचने के लिए सुदीक्षा के चाचा ने भी अचानक ब्रेक लगाई और बाइक गिर गई। सड़क पर गिरने से सुदीक्षा के सिर में चोट लगी और उसकी मौत हो गई, जबकि सुदीक्षा के चाचा को गंभीर चोट आई। उन्होंने हमारा 1-2 किलोमीटर के करीब उन्होंने हमसे कभी आगे कभी पीछे ऐसे करते बाइक को निकाला, कभी आगे कभी पीछे। हमने अपनी बाइक धीमी कर ली। धीमी करने के बाद में फिर उन्होंने हमसे आगे एकदम तेज बाइक निकालने के बाद में अपनी आगे आके एकदम उन्होंने ब्रेक मारे हैं। ब्रेक मारते ही हमारी बाइक भी उनके नज़दीक तक पहुंच गई। मैंने भी ब्रेक लिए हैं और उनके नज़दीक भी जाते ही मैं भी गिर गया हूँ। सुदीक्षा पीछे की तरफ गिरी है। सुदीक्षा का सर रोड पे लगा है। सुदीक्षा 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और उसके सपने भी बहुत बड़े थे। सुदीक्षा के सपनों की उड़ान कुछ ऐसी थी कि पूरा परिवार ही अपनी होनहार बेटी के सपनों में ही जीने लगा था। लेकिन अचानक हुई इस मौत ने पूरे परिवार के सपने ही नहीं तोड़े, बल्कि पूरे गांव में सुदीक्षा की मौत से मातम छा गया। सुदीक्षा जितनी होनहार थी, वहीं उसके परिवार को उस पर गर्व था। उसका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, लेकिन वो सपने बुन रहा था क्योंकि उनकी बेटी अमेरिका में पढ़ रही थी। ये वो घर है जहां से सुदीक्षा ने अपना जीवन शुरू किया था। इतनी आर्थिक स्थिति नहीं थी उनके पिता की कि वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा के बेटी को भेज सकते थे, लेकिन इन कंडीशन में उसका परिवार यहाँ पर रह रहा था।
सुदीक्षा की मौत बहुत से मायनों में किसी के भी दिल को झकझोर देने वाली है, क्योंकि वो होनहार और टॉपर होने के साथ साथ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और महिला अधिकारों जैसे मुद्दों को लेकर बेहद संजीदा थी। सुदीक्षा ने यहाँ तक कहा था कि वो जिस इलाके की रहने वाली है, वहाँ छेड़छाड़ के डर से लड़कियों को पढ़ाई छोड़नी होती है। हम आपको लड़कियों से छेड़छाड़ पर दिया गया सुदीक्षा का एक पुराना बयान सुनाते हैं। I belong to a section of Uttar Pradesh where most girls drop out of school just after completing their primary education because cases of teasing are prevalent. And most parents don't think it is safe to send their girls out to study at schools. इतना ही नहीं, इतनी छोटी सी उम्र में सुदीक्षा महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक भी किया करती थी और पढ़ाई के साथ महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए तरह तरह के अभियान भी चलाती थी। उनके इन अभियानों में भी महिलाओं से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया जाता था। न्यूज़ 18 को सुदीक्षा के एक नुक्कड़ नाटक का वीडियो मिला है, जिसमें वो महिलाओं को समझा रही हैं। हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते कि लड़कियां लड़कों की बराबरी करें, तो आगे निकलने की बात तो दूर की रही। वैसे खुशी हुई कि लड़कियों का इतना डर था, पर अफसोस भी हुआ कि इस पुरुष प्रधान समाज की इतनी छोटी सी सोच। होनहार बेटी की मौत का एक दर्दनाक पहलू ये भी है कि उनके परिवार के मुताबिक सुदीक्षा जिस छेड़छाड़ के खिलाफ अभियान चलाया करती थी, वो खुद उसका शिकार हो गई। सुदीक्षा के पिता का तो यहाँ तक कहना है कि उनकी होनहार बेटी हादसे का शिकार नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या की गई। मेरे भाई ने मेरे पास फोन किया था कि भाई एक्सीडेंट हो गया है। उसकी कॉल आते ही मैंने तुरंत यहाँ से किसी की गाड़ी को फोन किया, उसकी गाड़ी ली, मैं वहाँ के लिए भागा। मैं आगे पीछे भी औरों को फोन करता रहा। हम मौका स्पॉट तक नहीं पहुंचा, पुलिस वहीं रहेगी। पुलिस का एक बंदा बाद में उसका वो कागज जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो लेकर आया है और डेड बॉडी को भी हम अपनी गाड़ी से लेकर आए हैं। 2-4 किलोमीटर तक आगे पीछा करना और टॉन्ट कसना और बाइक के आगे बाइक बढ़ा देना, ये मर्डर है, एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है मनचलों का। सुदीक्षा के परिवार का हर सदस्य यही कह रहा है कि मनचलों की छेड़छाड़ की वजह से बाइक का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी मौत हो गई। यह घटना बुलंदशहर में हुई और बुलंदशहर जिला प्रशासन इस मामले में एक नई कहानी बता रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह महज एक हादसा था और छेड़छाड़ जैसी वारदात नहीं हुई। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जा करके उससे टकराई और टकराने के बाद लड़की के गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। तत्काल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेजा गया, आगे की कार्रवाई की गई। उस समय भाई ने अथवा प्रत्यक्षदर्शी किसी ने छेड़छाड़ आदि की बात नहीं बताई थी। पुलिस का दावा है कि छेड़छाड़ जैसी कोई वारदात नहीं हुई और ये महज एक हादसा था, लेकिन बुलंदशहर के जिलाधिकारी का तो यहाँ तक कहना है कि जिस बाइक पर सुदीक्षा बैठी थी वो उनका नाबालिग भाई चला रहा था। लेकिन डीएम के दावे को सुदीक्षा के पिता नकार रहे हैं। तो इसमें कतिपय बात यह है कि एक तो नाबालिग जो भाई थे वो बाइक चला रहे थे, ये लोग हेलमेट नहीं पहने थे। अब चाचा का बाइक चलाना ये बात गलत है, वेरीफाई कर लिया गया है। डीएम साहब के बयान पे मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर उनका बयान आया है कि बच्चा बाइक चला रहा था तो बच्चा इतना समझदार था कि यहाँ से वहाँ तक चला गया। बच्चा उन्हें देख कर रुक भी गया होगा, रुका हुआ जैसे बताया गया कि रुके भी हैं वो, और वो आगे निकल गए। वो तो समझदार थे जिन्होंने इनको एक्सीडेंट करके मारा है। सुदीक्षा की मौत ने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मामले की गूंज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक भी पहुंच गई। इसलिए प्रदेश की पुलिस के मुखिया को भी सामने आना पड़ा। लोकल पुलिस ने बात करी है, कोई स्टंट की बात वहाँ पर नहीं उस टाइम पर आई है और जो उनका भाई है उसका भी जो वर्जन पता लगा है लोकल पुलिस को, उसमें स्टंट की बात नहीं है, एक्सीडेंट की बात उन्होंने करी है। लेकिन हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रख करके इसको देख रहे हैं, ओपन माइंड से केस को देख रहे हैं। सुदीक्षा के परिवार और प्रशासन का बयान सामने आने के बाद ये मामला पूरी तरह से उलझ चुका है। लेकिन इस घटना को लेकर कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जिससे ये इशारा जरूर मिलता है कि इस घटना के पीछे कई पेंच हैं। सुदीक्षा के परिवार वालों की माने तो वो अपने चाचा के साथ बाइक से अपने मामा के घर जा रही थी, लेकिन यूपी पुलिस ने मौकाए वारदात पर मौजूद एक शख्स का बयान दर्ज किया, जिसके मुताबिक बाइक सुदीक्षा का भाई ही चला रहा था, न कि उनके चाचा, जैसा कि परिवार का बयान है। इसके साथ ही यूपी पुलिस ने सुदीक्षा के भाई का एक वीडियो भी जारी किया और इस वीडियो में सुदीक्षा का भाई जो कह रहा है उससे यही लगता है कि हादसे के वक्त बाइक वही चला रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि सच क्या है,
क्या सुदीक्षा के भाई ने किसी दबाव में बयान दिया या फिर परिवार के लोगों को कोई भड़का रहा है? अब इन सभी सवालों का जवाब तलाशना यूपी पुलिस की जिम्मेदारी है। मनचलों ने टॉपर बिटिया को मारा या हादसे में गई होनहार की जान? पुलिस और परिवार के दावे से फंसा पेच। सुदीक्षा की मौत ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। हर कोई सुदीक्षा की मौत पर गमजदा है, क्योंकि सुदीक्षा एक ऐसी बेटी थी जो हर माता पिता का अरमान होती है। बेहद कम उम्र में उसने जिन कठिनाइयों को पार करके अपना मुकाम बनाया था, वो कम ही लोगों को नसीब होता है। सुदीक्षा बेहद गरीब परिवार से थी। उनके पिता एक छोटा सा ढाबा चलाते थे। प्राइमरी स्कूल से सुदीक्षा ने 5वीं तक की पढ़ाई की। 12वीं की पढ़ाई उसने बुलंदशहर के विद्या ज्ञान स्कूल से की। 12वीं में सुदीक्षा के 98% नंबर आए थे। इसके बाद होनहार बेटी को अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में प्रवेश मिल गया था। अमेरिका में पढ़ने के लिए सुदीक्षा को 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप मिली थी। यह स्कॉलरशिप HCL की ओर से दी गई थी। सुदीक्षा अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी। कोरोना की वजह से वो अपने घर लौटी थी और 20 अगस्त को अमेरिका जाने वाली थी। लेकिन उससे पहले इस हादसे ने इस होनहार बेटी के सपनों की उड़ान रोक दी, जिसका मलाल सुदीक्षा के परिवार के साथ साथ पूरे गांव को है। बड़ा नाम करे हो पूरी बस्ती को भी और धारे को भी। अरे बड़ा दुख हो रहा सबके ही। गरीब आदमी जन कैसे पढ़ाई तो कहो से या बीमारी के मारा आ गई है। दुख है भैया घना, गरीब बालक हमारा बेटी कोई सहारा देख रहा, आगे को कुछ नहीं है। अपनी बेटी के पामन पे खड़ी है, कुछ कर देगी हमको। सुदीक्षा ने कम उम्र में कामयाबी की जो मिसाल कायम की थी, उससे न सिर्फ उसके परिवार को बल्कि पूरे गांव को काफी उम्मीदें थी। लेकिन इस हादसे ने एक झटके में सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके साथ ही सुदीक्षा की मौत को लेकर तस्वीर का साफ ना हो पाना भी लोगों के गम को और बढ़ा रहा है, क्योंकि सुदीक्षा के परिवार और बुलंदशहर प्रशासन का मामले को लेकर अलग अलग दावा है, जिसमें एक बड़ा पेच है। जो बाइक हादसे का शिकार हुई वो कौन चला रहा था? परिवार का कहना है कि बाइक सुदीक्षा के चाचा चला रहे थे, जबकि प्रशासन का कहना है कि बाइक को सुदीक्षा का नाबालिग भाई चला रहा था। बाइक वो एक बुलेट थी, तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फौर और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। इसमें कतिपय सूत्रों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनके चाचा बाइक चला रहे थे, जो कि सर्वथा गलत है। इनके भाई का वीडियो स्टेटमेंट देखा गया है और अभी औरंगाबाद के सुभाष सिंह जो इंस्पेक्टर हैं वो इनके मामा जी के यहाँ गए थे। इनके मामा जी ने भी यही बताया है। हालांकि परिवार का यह दावा कि बाइक लड़की के चाचा चला रहे थे, इसे लेकर परिवार में कुछ विरोधाभास भी है। इस मामले में पुलिस ने सुदीक्षा के भाई का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें सुदीक्षा का चचेरा भाई ये कबूल कर रहा है कि बाइक वही चला रहा था। लेकिन सुदीक्षा के पिता का कहना है कि उनका भतीजा हादसे की वजह से सदमे में था, इसलिए ये बयान दिया, जबकि बाइक उनके भाई चला रहे थे। मैंने कहा दीदी पहले घर चल रहे, मामा के साथ एक ही गैल चलेंगे। फिर दीदी कहे ठीक है, पहले वहाँ चल रहे, मामा जी से बात कर ली। लो ठीक है। अब वहाँ आया क्या, वहाँ जो आगे निकल गो, वहाँ जो एकदम से इमरजेंसी वहाँ ब्रेक मारे और हमारी 30 की स्पीड होगी। वहाँ आदमी उन्हें सब पता हो, जो आगे जा रही है उनके खड़े, उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी। मैंने इमरजेंसी में पहुँचना बाइक, उसके बाद दीदी गिर गई। दीदी पीछे गिर गई, मेरे कुछ नहीं हो, मैं आगे जाके गिरा बाइक से। दीदी एकदम गिरता सड़क पर से एकदम। बाइक ये नहीं चला रहा था। हाँ, ये चोट के सदमे में है। अच्छा, गुमराह है। अच्छा, चोट से बखलाया हुआ है, बच्ची की दुखद घटना से बखलाया हुआ है। इस बीच इस हादसे के कुछ चश्मदीद भी सामने आए हैं। उनके बयानों के मुताबिक बाइक सुदीक्षा का भाई चला रहा था और एक बुलेट सवार के अचानक ब्रेक मारने से यह हादसा हुआ। पुलिस ने अब इस चश्मदीद का बयान भी दर्ज कर लिया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है।
सर जहाँ ये हादसा हुआ वहाँ से 20-25 मीटर की दूरी पे मैं था। उसके बाद में जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसमें बुलेट वाले ने इमरजेंसी ब्रेक लिए जो औरंगाबाद की तरफ से दूध का टैंकर आ रहा था, उसे बचाने के लिए उसने इमरजेंसी ब्रेक लिए। जो एक लड़का और लड़की बुलेंसिया की तरफ से आ रहे थे, उसकी बाइक बुलेट में पीछे से ठुकी, जिससे लड़की भाई मौके पे गिर गई थी और ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गई थी। फिर मैंने ही उसके परिजनों को फ़ोन किया, जो मेरे फ़ोन से उसके भाई ने फ़ोन किया था और एसओ साहब को मैंने फ़ोन किया था और हमारे एसओ साहब को। हादसे की घटना के मीडिया में आने के बाद हादसे वाली जगह के आसपास के सीसीटीवी फुटेज तलाशे गए। एक दुकान की सीसीटीवी फुटेज में बुलेट पर सवार 2 लोग नजर भी आए, जिसके बाद पुलिस इन लोगों की पहचान में जुटी है ताकि इनसे पूछताछ की जा सके। प्रशासन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज वारदात वाली जगह से कुछ दूर का है, इसलिए पहले वीडियो की पुष्टि जरूरी है। कि आप लोग यहाँ मौके पर हैं, आप लोग सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ आपको कोई सीसीटीवी दिख रहा है यहाँ बियाबान में, तो फिर एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज कहाँ से आ जाएगा? जब सीसीटीवी है ही नहीं मौके पर, तो फुटेज हो सकता है कहीं और का चलाया गया होगा। अब मौके पे हम लोग हैं, थोड़ा सा देखने दीजिए स्थिति क्या है। सुदीक्षा की मौत एक अनहोनी थी या फिर मनचलों की वजह से सड़क हादसा हुआ? अब पुलिस को इन सवालों का जवाब देना है। लेकिन एक होनहार बेटी की मौत ने बहुत से सपनों को एक झटके में बिखेर कर रख दिया। तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब कई कहानियां आती हुई नजर आ रही हैं। सुशांत और रिया की कथित प्रेम कहानी में अब धीरे धीरे खौफनाक प्रेम कहानी में बदलती जा रही है। रिया के सोशल मीडिया अकाउंट से पता चला कि पिछले साल इटली घूमने आए सुशांत और रिया जिस होटल में रुके थे, उसमें लगी एक पेंटिंग में सुशांत बुरी तरह से डर गए थे। इस पेंटिंग ने सुशांत के मन में ऐसी दहशत भर दी थी कि वो इटली की खूबसूरत वादियों को भूलकर सीधे मुंबई चलने की जिद करने लगे। रिया चक्रवर्ती ने प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में सुशांत के साथ 2019 में अपने विदेश दौरे से जुड़ी इस तरह की कई बातें बताई हैं। सूत्रों के मुताबिक रिया ने ईडी को बताया कि 2019 में वो और सुशांत पहली बार साथ में विदेश गए थे। रिया के मुताबिक उसने पहली बार वहीं सुशांत की बीमारी से जुड़े कुछ लक्षण देखे। रिया के मुताबिक इटली में वो उसका भाई शोविक एक कमरे में रुके थे, जबकि सुशांत दूसरे कमरे में थे। रिया ने ईडी को बताया कि एक दिन होटल के बाहर से वापस आने पर वो दोनों सुशांत के कमरे में गए तो देखा सुशांत एक पेंटिंग को देखकर डरे हुए थे और हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्र पढ़ रहे थे। इसके बाद वो मुंबई लौटने की जिद करने लगे। रिया के मुताबिक सुशांत की ऐसी हालत देखकर उन्होंने विदेश दौरा जल्द खत्म कर दिया। रिया ने ईडी के सामने दावा किया कि मुंबई में सुशांत की हालत और बिगड़ती जा रही थी, जिसकी वजह से वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाने लगे। रिया ने ईडी को बताया सुशांत के ऐसे व्यवहार की वजह से उसे भी डिप्रेशन होने लगा और वो भी मनोचिकित्सक से मिलकर सलाह लेने लगी थी। तो अब रिया के जो बयान है वो एक नया ट्विस्ट इस पूरे मामले पर दे रहे हैं। जिस तरीके के आरोप लग रहे थे कि विदेश जाने के बाद ही सुशांत की तबीयत खराब हुई, अब रिया भी उसकी पुष्टि कर रही हैं और ये बता रही हैं कि वहीं पर पहली बार लक्षण दिखने शुरू हुए थे। सुशांत की जिंदगी में डरावनी पेंटिंग की एंट्री तब हुई जब अक्टूबर 2019 में सुशांत, रिया और शोविक विदेश गए थे। इटली के फ्लोरेंस शहर में एक होटल में कमरा बुक करवाया था। सुशांत के कमरे में इटली के एक पेंटर की पेंटिंग टंगी हुई थी। रिया के मुताबिक एक दिन सुशांत बेहद डरे हुए दिखे। सुशांत रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्र जप रहे थे। सुशांत पसीने पसीने थे और बेहद डरे हुए से दिख रहे थे। सुशांत ने पेंटिंग में भूत दिखाई देने की बात कही थी। सुशांत के डर की वजह से टूर बीच में ही खत्म कर दिया गया था। 2 नवंबर की बजाय 28 अक्टूबर को ही भारत वो लोग लौट आए थे। दिवाकर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिवाकर, यानी अब जो जानकारी रिया की तरफ से दी जा रही है और ये आरोप भी लग रहे थे कि उनकी तबीयत, उनके जो नौकर हैं जो उनके साथ काम करते थे, उन सबका कहना था कि जब वो इटली से लौट कर आए तभी से उनकी तबीयत खराब हुई और अब रिया भी कुछ वैसी ही जानकारी दे रही हैं।
देखिए अर्पिता, इस पूरे मामले को अगर देखें तो करीब 2 महीने का वक्त जो है गुजरने वाला है। 14 अगस्त को जो है वो 2 महीने हो जाएंगे सुशांत की मौत को। और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने खुलासा किया है कि अक्टूबर 2019 में वो सुशांत के साथ इटली गई थी, जहां पे वो एक होटल में रुकी थी और होटल में रुकने के दौरान ही उन्हें पता चला कि सुशांत के बिहेवियर में जो है अचानक से चेंज आने लगा है जाहिर तौर पर, और जिस तरह से वो बिहेव कर रहे थे उसको देखते हुए वो जल्दी वापस आ गए थे। लेकिन फिलहाल अब जिस तरह की जानकारी ईडी की पूछताछ में सामने आई है, ईडी के सामने रिया ने खुलासा किया है, तो ऐसे में अब ईडी ये पता करने की कोशिश कर रही है कि जो रिया ने जो खुलासा किया है वो कितना सही है, और अगर इटली और के जहाँ पे ये होटल में रुके थे वहाँ पर भी अब ईडी कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरह का बयान ईडी के सामने रिया ने पूछताछ में दिया है अब ईडी उसे वेरीफाई करेगी। और ख़ास तौर पर पिछले 2 महीनों से रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में चुपचाप थी। मुंबई पुलिस ने भी उनसे पूछताछ की थी, लेकिन इस दौरान जो है उन्होंने इस तरह का कोई खुलासा नहीं किया था। लेकिन जिस तरह से ईडी ने उनसे 18 घंटों तक, 2 दिनों में अगर देखें तो 18 घंटों तक करीब उनसे पूछताछ की है, और इस दौरान उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। और यही वजह है कि ईडी ने उनका और शोभिक चक्रवर्ती, जो कि उनके भाई हैं, दोनों का फ़ोन जब्त किया है। तमाम जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं या कॉल डिटेल्स है वो निकालने की कोशिश अब ईडी कर रही है, और साथ ही साथ उस होटल से भी ईडी कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी जहां पर जो है ये दोनों रुके थे। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर अक्टूबर 2019 में ये बात हुई तो क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार को इसकी जानकारी दी थी कि सुशांत तो अगर आप रहिए हमारे साथ, वहीं सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुशांत राजपूत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को उनके मेल पर वकील के जरिए नोटिस भेजा है और 48 घंटे के अंदर माफी मांगने को कहा। नोटिस जारी कर कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता की 2 शादी को लेकर गलत बात कही गई और यह भी गलत बयान दिया गया कि सुशांत अपने परिवार के लोगों से नाराज था। नोटिस में कहा गया कि संजय राउत माफी मांगे, नहीं तो कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया जाएगा। तो अब संजय राउत जिस तरीके से उनका बयान सामने आया था, सामना में कई लेख भी लिखे गए थे जिसमें यह कहा जा रहा था कि सुशांत अपने परिवार से खुश नहीं है, पिता के साथ अच्छे संबंध उनके नहीं रहे। इस पूरे विषय पर अब जो सुशांत के चचेरे भाई हैं नीरज कुमार सिंह बबलू, उन्होंने एक नोटिस भेजा है। हम लोगों ने यह कहा कि सुशांत सिंह के पिता श्री के सिंह कोई शादी नहीं की है और न कोई दूसरी पत्नी है, और ऐसी स्थिति में उनका यह बयान देना जो उनकी 2 शादी थी इसलिए सुशांत सिंह को अपने पिता से तकलीफ थी, ये सर्वथा अनर्गल, सत्य से परे और बेबुनियाद है कि अविलंब 48 घंटे के अंदर में उस पर खेद प्रकट करें, क्षमा मांगे, तो हम लोग आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे। भूल सबसे होती है, इसलिए हम लोगों ने पहले वकालतन नोटिस उन्हें भेजा है, जो अपने आप में यह दर्शाता है कि हम लोग कितने दुखी हैं और हम लोग को किस प्रकार सही न्याय चाहिए। दिवाकर, इसका मतलब जिस तरीके से नीरज कुमार बबलू पहले भी ये बात कह चुके थे कि मानहानि का केस करेंगे और उसी के तहत एक कदम उन्होंने बढ़ाया, नोटिस भेज दिया संजय राउत को। बिल्कुल अर्पिता, जिस तरह से संजय राउत लगातार सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने उनके परिवार पर सवाल उठाया था, उनके पिता पर सवाल खड़े किए थे कि उन्होंने दूसरी शादी की थी, इसको लेकर अब खुद शिवसेना और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार लगातार ये कह रही है कि उनकी पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जांच करने में सक्षम है और अब तक जो जांच की दिशा है बिल्कुल सही हो रही है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी खासतौर पर संजय राउत करते नजर आ रहे हैं, उससे शिवसेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से अब सुशांत के परिवार ने यह कदम उठाया, उनको नोटिस भेजा है, अब देखने वाली बात होगी कि इस नोटिस पर संजय राउत का क्या रिएक्शन आता है। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी अब तक शिवसेना की तरफ से, खासतौर पर जो पार्टी सरकार में है उसकी तरफ से देखने को मिली है, यही तमाम जो चीज़ें हैं
ये सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर सरकार कितनी गंभीर है, मुंबई पुलिस की जांच कितनी गंभीर है, मुंबई पुलिस किस तरह से जांच में गंभीरता दिखा रही है। ये तमाम चीज़ें, ये बयानबाजी सामने आ रही हैं। तो ऐसे में सवाल इसीलिए खड़े हुए कि बिहार पुलिस की एंट्री हुई और बिहार पुलिस के बाद अब सीबीआई की एंट्री होने वाली है, तो जाहिर तौर पर सवालों के घेरे में और महाराष्ट्र सरकार इस समय दबाव में है, क्योंकि तमाम सवाल हैं सुशांत के मौत को लेकर जो महाराष्ट्र सरकार को देने पड़ेंगे और खास तौर पर मुंबई पुलिस को देने पड़ेंगे जब सीबीआई जांच करने के लिए यहाँ पर पहुंचेगी। बिल्कुल। और इस बीच बीजेपी ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना जरूरी है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सभी लोग जानना चाहते हैं कि सुशांत ने खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाया। महाराष्ट्र सरकार या कुछ ताकतें कितना रोकना चाहें, कितनी कोशिश कर लें, सुशांत सिंह जी को न्याय मिलेगा, ये देश ने ठाना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में क्या हुआ, ये देश को जानने का हक है और वो मिलेगा। तो अब बीजेपी जिस तरीके से दावा कर रही है, शाहनवाज हुसैन जो कह रहे हैं कि सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि सुशांत ने खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाया, और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर भी कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि रिया कई सच्चाई ईडी दफ्तर में कबूल रही हैं, क्या उनसे पूछताछ जो हुई उसमें उन्होंने कुछ बातों का जिक्र नहीं किया। सुशांत की मौत पर जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में घंटों माथापच्ची होने के बाद अदालत ने सीबीआई को मामला सौंपे जाने पर फैसला गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। जाहिर है सियासत की एंट्री होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। लेकिन सुशांत के पिता ने इसी बीच एक व्हाट्सएप चैट जारी कर सुशांत की मौत में रिया की भूमिका पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। इस व्हाट्सएप चैट के जरिए सुशांत के पिता ने यह जाहिर करने की कोशिश की कि रिया सुशांत को परिवार से दूर कर चुकी थी। क्या है रिया को भेजे इस मैसेज का राज, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रिया के मोबाइल में सुशांत केस के राज। एक बच्चे को मार दिया, इसके नीचे लेवल क्या जाएगा। रिया को भेजे मैसेज से सुलझेगी मौत की मिस्ट्री। सुशांत की मौत का मोबाइल कनेक्शन। मुंबई पुलिस की तफ्तीश, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच, बिहार पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, सीबीआई की जांच शुरू करने की तैयारी, और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को केस ट्रांसफर किए जाने पर उठाए जा रहे सवाल। सुशांत की मौत का सच अब तक सामने नहीं आया। कानूनी दांवपेच इतने जटिल होते जा रहे हैं कि यह केस सुलझने की जगह उलझता ही जा रहा है। कौन किसके क्षेत्राधिकार का हनन कर रहा है, कौन ईमानदारी से तफ्तीश को सही दिशा में लेकर जा रहा है, इस पर बहस छिड़ी हुई है। और सुशांत की मौत का गुनहगार कौन है, यह अब तक राज बना हुआ है। लेकिन रिया का मोबाइल फोन इस राज से पर्दा उठा सकता है। रिया की कॉल डिटेल रिकॉर्ड सुशांत की मौत की मिस्ट्री को सुलझा सकती है। यकीन नहीं आता तो गौर से देखिए यह व्हाट्सएप चैट जो सुशांत के पिता ने जारी किया। 29 नवंबर 2019 के इस व्हाट्सएप चैट के जरिए सुशांत के पिता रिया से सुशांत के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की ओर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की? आखिर क्या बात है? दोस्त बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो
तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे, इसीलिए कॉल करके मुझे भी सारी जानकारी दो। जी हाँ, रिया ने ये जानते हुए कि सुशांत के पिता परेशान हैं, उनके मैसेज का जवाब तक नहीं दिया, जिसके बाद के सिंह बेचैन हो गए और उन्होंने रिया की मैनेजर श्रुति को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे कर्ज और उसे भी तुम देखती हो, वो अभी किस स्थिति में है इसके लिए बात करना चाह रहे थे। कल सुशांत से बात हुई थी तो उसने कहा था कि मैं बहुत परेशान हूं। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसीलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई आना चाहता हूँ, फ्लाइट की टिकट भेज दो। श्रुति मोदी ने सुशांत के पिता का मैसेज पढ़ा जरूर, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर रिया और उनकी मैनेजर श्रुति मोदी सुशांत के पिता से बात क्यों नहीं करना चाहती थी। सुशांत ने अपने पिता से किस परेशानी का जिक्र किया था? क्या सुशांत रिया की वजह से परेशान थे? रिया और श्रुति सुशांत के पिता को क्या उनके पास नहीं आने देना चाहती थी? सुशांत के पिता के सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में रिया पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि रिया ने सुशांत को परिवार से अलग किया। रिया ने पिता को सुशांत से बात करने से रोका, पिता को बेटे से बात नहीं करने दी। रिया ने सुशांत को बहनों से दूर कर दिया। रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को उनके परिवार से दूर किया था या नहीं, इसका सच पूरी तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल रिया इस केस में घिरती नजर आ रही हैं। उनके मोबाइल और लैपटॉप से सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से जुड़े कई अहम राज छिपे होने की आशंका जताई गई है। तो शायद यही वजह है कि सोमवार को 9 घंटे चली पूछताछ के बाद जब रिया चक्रवर्ती प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से बाहर निकली तो उनका चेहरा बुझा बुझा था। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया की मैनेजर श्रुति मोदी से हुई पूछताछ में विरोधाभास होने के बाद ईडी ने रिया के 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। रिया के भाई शोविक का 1 मोबाइल फोन जब्त कर लिया। रिया के पिता इंद्रजीत का मोबाइल फोन भी ईडी ने ले लिया। इसके अलावा सभी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए गए। ईडी रिया समेत बाकी लोगों के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच करवाएगी। सभी मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पड़ताल होगी, कॉल डिटेल्स खंगाली जाएंगी। यही नहीं, फोन डंप एनालिसिस के जरिए डिलीट किए गए डेटा को वापस लाने की कोशिश की जाएगी। तो अब तक प्रवर्तन निदेशालय को रिया के मोबाइल फोन से कुछ बातें पता भी चली हैं। मसलन 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया ने 2 नामी फिल्म डायरेक्टर से मदद मांगी थी। इनमें से एक डायरेक्टर से फोन कर रिया ने किसी नामी पत्रकार का नंबर भी मांगा था। रिया उस पत्रकार के जरिए एक लेख छपवाना चाहती थी। हालांकि रिया पत्रकार के जरिए कौन सा आर्टिकल छपवाना चाहती थी? क्या रिया सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट से जुड़ा आर्टिकल छपवाना चाहती थी? इसका पता तो अब तक नहीं लग पाया। लेकिन रिया का आर्टिकल सामने आने से पहले ही सुशांत की मौत हो गई, जिसके बारे में मुंबई पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि सुशांत के शरीर पर किसी भी तरह के संघर्ष के निशान नहीं थे। सुशांत के कपड़े पर मिला सफेद दाग उनके मुंह से निकले झाग की वजह से था। सुशांत को किसी भी तरह का जहर नहीं दिया गया था और पेट बिल्कुल खाली था। सुशांत के शरीर पर किसी भी तरह की चोट या हाथापाई के निशान नहीं मिले। सुशांत सिंह राजपूत इतने बड़े एक्टर थे कि देश जानना चाहता है और मीडिया वही दिखाता है जो देश की जनता सुनना चाहती है। देश के लोग जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा कलाकार किस तरह से उसकी हत्या हो गई, ये देश को जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए मीडिया को ब्लेम करना ये सही नहीं। मुंबई पुलिस के दावों पर अब भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस की तफ्तीश पर सुशांत के परिवार वालों को बिल्कुल भरोसा नहीं, लेकिन कल तक सीबीआई जांच की मांग करने वाली रिया चक्रवर्ती को अब मुंबई पुलिस से ही उम्मीद है। ऐसे में सुशांत केस से जुड़ा सच कब सामने आएगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। रिया के मोबाइल से सुशांत केस का सच सामने आ सकता है, लिहाजा प्रवर्तन निदेशालय रिया के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटा रहा है। और यही नहीं, ईडी रिया और उसके कारोबारियों से भी पूछताछ कर रही है, जो ईडी कर रही है, जिसमें कई बिहार सरकार सुशांत केस की जांच सीबीआई से कराना चाहती है। सुशांत का परिवार भी मुंबई पुलिस की जांच से मुतमईन नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार
मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती सुशांत मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने के पक्ष में नहीं है। इसे लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित में अपनी दलीलें पेश करने को कहा और फैसला सुरक्षित रख लिया। हमने ये बताया है कि जुरिस्डिक्शन डेफिनेटली पटना में है। यहाँ इस केस में जज साहब ने उनके रिया के वकील से बड़ा स्पष्ट शब्दों में पूछा कि आपने तो खुद ही सीबीआई मांगा था, आज भी आपने एक एफिडेविट फाइल किया जिसमें आप सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन से आप एग्रीएबल है। तो रियली स्पीकिंग इस ऑब्जर्वेशन के बाद, पिटिशनर के ऑब्जर्वेशन के बाद इस मामले में कुछ बचता नहीं है। लेकिन चूंकि बहुत लंबी आर्गुमेंट हुई है और ये मामला जो है एक कानून तय करेगा आगे के लिए इस तरह के मामले में कि जहां पर एक क्राइम का कॉन्सिक्वेंस फेल्ट होता है वहां पर केस रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ऑल्दो एकेडमिक रह गया है सीबीआई में जाने के बाद, लेकिन मेरे को लगता है कि जज साहब इसमें एक जजमेंट देंगे जो कि पूरे देश में मान्य होगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की तफ्तीश में दिन रात लगी हुई। सुशांत के बही खातों से लेकर रिया और उनके परिवार वालों के हर लेन देन से जुड़ी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। सुशांत की बहन से भी इस केस के बारे में पूछताछ हुई। लेकिन दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इस मामले की तफ्तीश में दिन रात लगी हुई है। सुशांत के बही खातों से लेकर रिया और उनके परिवार वालों के हर लेन देन से जुड़ी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। सुशांत की बहन से भी इस केस के बारे में पूछताछ हुई। तो इसी कड़ी में जब रिया की मैनेजर श्रुति मोदी से सवाल किए गए तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। श्रुति मोदी ने ईडी को बताया कि उसने कोई अवैध लेन देन नहीं किया है। सुशांत की जिंदगी से जुड़े सभी फैसले रिया ही लिया करती थी। श्रुति मोदी ने कुछ ऐसे बड़े फैसलों के उदाहरण भी ईडी को दिए। श्रुति ने ईडी को बताया कि जब रिया की सुशांत से मुलाकात हुई तो उस वक्त वो सुशांत की बिजनेस मैनेजर थी। यही नहीं, श्रुति रिया के कुछ बिजनेस प्रोजेक्ट भी संभालती थी। लेकिन फरवरी 2020 के बाद श्रुति और सुशांत की बहुत कम मौकों पर बात हुई। श्रुति से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 3 बार पूछताछ की, जबकि मंगलवार को ईडी ने सुशांत की बहन मीतू सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसमें मीतू सिंह ने बताया कि सुशांत के अकाउंट में 18 करोड़ रुपए थे। तो सवाल ये कि सुशांत के अकाउंट से इतने पैसे गायब कैसे हो गए? क्या रिया ने धीरे धीरे सुशांत का बैंक अकाउंट खाली कर दिया? रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ में पता चला है कि सुशांत की कंपनी विविड रेज रियलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड में शोविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती ने अपनी मां संध्या चक्रवर्ती के जॉइंट अकाउंट से 33,340 रुपए के 2 चेक जमा करवाए थे। 33,340 रुपए की इतनी ही रकम सुशांत के अकाउंट से भी कंपनी में जमा की गई थी। रिया और शोविक के मुताबिक इस कंपनी में केवल यही 1 लाख रुपए लगाए गए थे। इसके अलावा कोई रकम इस कंपनी में नहीं लगाई गई। रिया के मुताबिक उन्होंने मुंबई के खार में घर लेने के लिए 60 लाख का लोन लिया है, जबकि 25 लाख रुपए की डाउन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी, जीएसटी उन्होंने अपनी आय से भरे। लेकिन रिया की ओर से जमा की गई आईटीआर की कॉपी से पता चलता है कि उनकी सालाना कमाई 18 लाख रुपए ही। सूत्रों के मुताबिक जब रिया से 5 साल के इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने आईटीआर की किसी भी तरह की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। रिया की माने तो उनकी कमाई, खर्च, प्रॉफिट, घाटे से जुड़ी जानकारियां उनकी पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और चार्टर्ड अकाउंटेंट रितेश शाह ही देखते हैं। हालांकि ईडी के सूत्रों के मुताबिक रिया बॉलीवुड से होने वाली कमाई की जगह सामाजिक काम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से होने वाली कमाई को अपनी बढ़ी हुई आमदनी का आधार बताती है, जो कि संदेह के घेरे में। इसके अलावा रिया अपनी आमदनी के जरियों के बारे में भी कुछ खास बता नहीं पाई, लिहाजा उनकी आय, निवेश और खर्च का सही आकलन कर पाना मुश्किल है। तो क्या सुशांत के पैसे से रिया अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रही थी? इस बात की आशंका से फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता। जांच जारी है और केस से जुड़े कई राज सामने आ रहे हैं। ईडी सच को खोद निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो सबको प्यार, पैसे और धोखे की इस कहानी की हकीकत से पर्दा उठने का इंतजार है।
बेंगलुरु में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट वायरल होने के बाद भड़के हिंसा और आगजनी में 3 लोगों की मौत हो गई। आरोप है कांग्रेस के एक रिश्तेदार की भड़काऊ पोस्ट पर यह हिंसा भड़की, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। इससे पहले गुस्साई भीड़ ने कांग्रेस विधायक के घर को भी निशाने पर लिया और पुलिस थाने पर भी धावा बोला। भीड़ के हमले में 60 पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस ने अब तक हिंसा के आरोप में 110 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। तो बेंगलुरु में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट वायरल होने के बाद दरअसल बताया जा रहा है कि यह हिंसा जो है वो भड़की है, जगह जगह आगजनी हुई है। 3 लोगों की मौत की खबर अब सामने आ रही है। हालांकि धारा 144 लगा दिया गया है वहां पर, और साथ ही साथ कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। आरोप है कि कांग्रेस के एक रिश्तेदार की भड़काऊ पोस्ट पर दरअसल ये हिंसा भड़की। पुलिस ये दावा कर रही है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का वो रिश्तेदार जिसकी पोस्ट के बाद ये हिंसा भड़की है, उसका कहना है कि उसके अकाउंट को किसी ने हैक किया, जिसके बाद ये वायरल हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने फिलहाल कोई ऐसा पोस्ट नहीं किया है। वहीं इससे पहले गुस्साई जो भीड़ थी उसने कांग्रेस विधायक के घर को भी निशाना बनाया और पुलिस थाने पर भी धावा बोला। भीड़ के हमले में 60 पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। 110 लोगों को पुलिस ये दावा कर रही है कि गिरफ्तार किया गया है। रात की घटना पुलिस एक्शन के बाद में वहीं पर रुक गई। उसके बाद में पूरी परिस्थिति उस एरिया में, उस क्षेत्र में पुलिस के कार्रवाई के बाद में पूरे कंट्रोल में है। किसी तरह की कोई अहित की घटना नहीं हुई है। 110 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उन सबको केस के तहत कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। और जिस आदमी के फेसबुक में पोस्ट करने की वजह से समस्या शुरू हुई थी, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। उसकी भी जो प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया, वो भी चल रही है। 3 लोगों की वो हुई है, डेथ हुई है। उसका प्रोसीजर जो है वो अब आगे चलेगा। कल रात के हादसे के बाद यहाँ पे डीजी हली पुलिस स्टेशन में मैं अभी मौजूद हूँ। आपको दिखाई दे सकता है कि कितना यहाँ पे वायलेंस हुआ है, वैंडलिज्म हुआ है। पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं उनको तोड़ दी गई। 110 पीपल को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली 3 लोगों की मौत भी हुई है इस पूरे कांड के थ्रू। अभी जो हमें बताया जा रहा है कि SDPI की जो मेंबर्स को भी अरेस्ट किया गया है, उनकी भी क्वेश्चनिंग हो रही है और पॉलिटिकल एंगल से भी ये इन्वेस्टिगेशन को देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद पोस्ट के बाद भड़की हिंसा में पूरा बेंगलुरु शहर उबल पड़ा, जिसके बाद पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई। बताया गया कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस के एक रिश्तेदार की भड़काऊ पोस्ट के बाद हिंसा भड़की, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने कांग्रेस विधायक के घर पर जमकर आगजनी की। यही नहीं, भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर भी धावा बोल दिया। बताया गया कि भीड़ के हमले में करीब 60 पुलिस वाले घायल हो गए। इसके बाद भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोपी कांग्रेस के रिश्तेदार को गिरफ्तार करने का दावा किया और हिंसा के आरोप में 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने भी बेंगलुरु में हुए हिंसा की निंदा करते हुए सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा, मैं हिंसा भड़काने वाली पोस्ट और बेंगलुरु में हुई हिंसा की निंदा करता हूं। मैं इलाके के सभी समुदाय के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करता हूं। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाले जाने को गलत बताते हुए ट्वीट किया और लिखा कि मैं सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट की कड़ी निंदा करता हूं, जिसकी वजह से बेंगलुरु में हिंसा भड़की है। मैं सभी से शांत रहने और शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। पुलिस को सिर्फ भड़काऊ पोस्ट पर कार्रवाई करने के बजाय इसके स्रोत का पता करना चाहिए। वहीं राज्यसभा सांसद और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बेंगलुरु में हुई हिंसा पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि बेंगलुरु में हुई हिंसा के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। एक राष्ट्र के तौर पर हम बार बार असफल होते हैं जब हम विरोध के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। असहिष्णुता किसी भी तरह की हो, उसकी निंदा करनी जरूरी है।
तो अब राजनीतिक दलों ने भी शांति की अपील की है। दरअसल एक पोस्ट वायरल हुआ जिसके बाद ही ये हिंसा आगजनी वहां पर बढ़ी। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर कंट्रोल करने की कोशिश करती दिखी थी। 60 पुलिस वाले ऐसे में घायल बताए गए। पुलिस का भी ये दावा है कि जिसने ये पोस्ट किया उसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उस शख्स का कहना है कि ये पोस्ट उसने नहीं किया, ये उसका अकाउंट हैक किया गया, जिसके बाद ये पोस्ट किसी और के द्वारा किया गया। वहीं 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। कई जगहों पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। तो दो तस्वीरें 11 अगस्त की ही ये तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों की, जहां पर देखिए जो भड़की भीड़ थी उसकी वजह से जो स्थिति बन पड़ी थी वहां पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। पोस्ट के बाद वहां पर हिंसा आगजनी और उसके बाद पुलिस जब वहां पर पहुंचती है उनको समझाने की कोशिश करती है तो 60 पुलिस वाले बताए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं। तनाव की स्थिति को देखते हुए फिलहाल एहतियाती तौर पर धारा 144 वहां पर लगा दिया गया है और 4 लोग एक जगह ना इकट्ठा हों, ज़्यादा भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो, इसी के लिए पुलिस लगातार पूरे इलाके में तैनात है। ऐसा हो गया कि आज हम लोग हर तरह से बर्बाद हो गए। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से क्या करेंगे? घर में पानी घुस गई बा, लड़का सन के खाए के दिक्कत होता। मौसम की मार, जनता लाचार। देश भर में लगातार मौसम की मार का असर देखने को मिल रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, शहर से लेकर गांव पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। आए दिन बाढ़ की चपेट में आए लोग बेघर हो रहे हैं और आए दिन मूसलाधार बारिश और बाढ़ में हादसे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पहले से ही कोरोना की मार झेल रही दुनिया पर अब प्रकृति का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जनता के पास मौसम की इस मार को झेलने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आप ये 3 राज्यों की तस्वीरें देख रहे हैं जहां मौसम की मार सबसे ज्यादा देखने को मिली है। बिहार, जहां पिछले कई दिनों से जबरदस्त बाढ़ आई हुई है, यहां कई गांव पानी में डूब गए, लाखों लोग बेघर हो गए और इस बीच ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिनमें नदी के करीब बने पक्के मकान भी भरभराकर गिरते दिख रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल हैं। यहाँ की नदियां लगातार उफान पर हैं, जिससे पहाड़ी इलाकों के रास्ते ठप हो गए। वहीं पहाड़ों पर बनी बस्तियों में हादसे का खतरा भी लगातार बना हुआ है। वहीं अगर दक्षिण की बात करें तो यहाँ भी मुसीबत की बारिश ने लोगों की जिंदगी पर गहरा असर किया। केरल से लेकर कर्नाटक तक आए दिन जमीन और पहाड़ खिसकने से बड़े हादसे हो रहे हैं। तो बिहार के छपरा में बाढ़ की वजह से एक मकान जमींदोज हो गया। हादसे में किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन इस घटना ने लोगों को खौफ से भर दिया। हादसे का एक वीडियो सामने आया जिसमें बाढ़ के पानी में मकान चंद सेकंड्स में ही धराशायी होता दिखा है। इस घटना के बाद वहां धूल का गुब्बार छा गया, जिसके बाद वहां हर तरफ मकान का मलबा पड़ा नजर आया। इस हादसे की एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई जिसमें मकान के पास से बाढ़ का पानी तेजी से बहता दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद मकान एक तरफ झुकने लगा और फिर अगले ही पल वो बाढ़ के पानी में समा गया। मकान के मालिक का आरोप है कि वो पिछले कई दिनों से प्रशासन से अपने घर को बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से उसका मकान जमींदोज हो गया। जो मकान बाढ़ की भेंट चढ़ा उसके ठीक बगल में एक दूसरा मकान भी दिखाई दिया और बाढ़ के पानी की वजह से उस पर भी गिरने का खतरा मंडराने लगा है। तो ताश के पत्तों की तरह ये इमारत ढह गई। हालांकि इस मकान मालिक का कहना है कि प्रशासन से गुहार लगाई गई थी, बावजूद इसके कोई मदद प्रशासन की तरफ से उन्हें नहीं मिली, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनका मकान जो है वो पानी में ही लीन हो गया। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, लगातार बारिश होने की वजह से कटाव की स्थिति भी शुरू हो चुकी है और उसी की वजह से एक इमारत जो है वो जमींदोज होती दिख रही है।
वहीं अब छपरा की तस्वीर, जहां जगह जगह ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर इलाके में पानी ही पानी है, मकान पानी से लबालब भर चुके हैं। एक पेड़ आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो जड़ से उखड़ कर गिर गया, जिसके पेड़ के बगल में बने घर को भी खासा नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, इस पेड़ के गिरने से इलाके की बिजली भी गुल हो गई है। तो कई जगहों पर ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार बारिश होने की वजह से जहां एक तरफ आप देखिए छपरा में एक मकान ढह गया, वहीं दूसरी तरफ छपरा की ही तस्वीर जहां पर इतना बड़ा पेड़ भी पानी की वजह से, जो कटान हुआ उसकी वजह से ये पेड़ भी गिर गया और उसके बगल में आप देखेंगे मकान भी है, अब उसके भी गिरने का खतरा मंडराने लगा है। तो छपरा से जगह जगह से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। छपरा के एक इलाके में सड़क किनारे देखते ही देखते एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखड़ कर गिर गया, जिससे पेड़ के बगल के बने घर को भी खासा नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, इस पेड़ के गिरने से इलाके की बिजली भी गुल हो गई है। उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश ने तबाही मचा रखी है। यहाँ की नदियां उफान पर हैं, जिससे नदी का पानी सड़क पर आ चुका है और दर्जनों सड़कें बंद पड़ी हैं। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने बंद सड़कों के मलबे का ढेर हटाने के लिए खुदाई की मशीन भिजवाई है। साथ ही कई मकानों को भी भारी बारिश के नुकसान से बचाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा गुरुवार और शुक्रवार यानी 13 और 14 अगस्त को यहां मौसम विभाग ने और भारी बारिश की चेतावनी दी है और इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं भारी बारिश इन इलाकों में अगर और होती है तो ये पानी का स्तर कितना बढ़ेगा। और निश्चित तौर पर जब ये पानी का स्तर बढ़ेगा तो लोगों की मुसीबतें भी बढ़ जाएंगी। कई जगहों पर मलबा जो है वो आकर गिरा, जिसकी वजह से रास्ता पूरा ठप हो चुका है। कोशिश है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए। वहीं पानी का बहाव आप देखिए, ये पूरा का पूरा जो शहर है वो पानी में लीन आपको नजर आ रहा होगा। चारों तरफ नदी बह रही हो ऐसा आभास हो रहा है, झरने गिर रहे हो, कुछ ऐसा आभास बना हुआ है। मौसम की मार से जनता जो है वो बेहद परेशान। वहीं जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तराखंड के नैनीताल की है, जहां लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आने जाने के लिए उनके गांव तक ना तो कोई सड़क है और ना ही नदी को पार करने के लिए कोई पुल बना है, जिसकी वजह से आसपास के कई गांव लोगों को कुछ इसी तरह जान जोखिम में डालकर नदी को पार करके इधर से उधर जाना पड़ रहा है। जब भारी बारिश की वजह से वहां की सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं, वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में 3 लोग कंधे पर सामान लेकर और एक दूसरे का हाथ पकड़कर उफनती नदी को पार करते दिखाई दिए। इस दौरान नदी का बहाव काफी तेज दिखा, जिसमें तीनों बड़ी सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जरा सी गलती से उनकी जान तक जा सकती थी। राहत की बात यह रही कि तीनों सुरक्षित नदी के पार पहुंच गए। यही नहीं, उनके आगे 2 और लोग भी इसी तरह एक दूसरे की मदद से नदी पार करते नजर आए। इस तरह की एक दूसरी तस्वीर में भी 2 लोग कंधे पर सामान लेकर और एक दूसरे का हाथ पकड़कर उफनती नदी को पार करते दिखे। वहीं बिहार के भागलपुर में कोसी नदी के बाद अब गंगा ने कहर ढाना शुरू कर दिया। वहां नवगछिया इलाके में कई जगह नदी का पानी घुस गया। मुख्य सड़क भी पानी के तेज बहाव में गायब हो गई। सड़क का नामो निशान मिट गया। तो जिला प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए 2 नावों का इंतजाम किया गया। सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग इन नावों पर अपना सामान लेकर रास्ता पार करते नजर आए, लेकिन कुछ लड़कों को उफान मारती नदी ने मस्ती करने का मौका दे दिया। वो अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में तैरते दिखे हैं। तो भागलपुर की तस्वीरें, जहां पर कुछ लोग इस बात से अनजान कि पानी का बहाव तेज है, चूक होने पर उनकी जान भी जा सकती है, और ये लोग कोसी नदी के बाद गंगा के कहर वहां बरस रहा है और ये लोग उसी के बीच में नहाते नजर आए।
भारत ही नहीं, दुनिया भर में कई देश मौसम की मार झेल रहे हैं। चीन के सिचुआन प्रांत से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां की एक सड़क पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, सड़क से कई गाड़ियां गुजर रही थीं। पहाड़ को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वहां इतना बड़ा हादसा होने वाला है। तभी पहाड़ से कुछ छोटे पत्थर सड़क पर आकर गिर गए, जिससे एक तरफ की गाड़ियां रुक गई। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में 3 गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ, जबकि मलबा गिरने से 3 लोग घायल हो गए। बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से सड़क भी पूरी तरह से बंद हो गई। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, वहां से निकल रही गाड़ियों को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ऐसी स्थिति अब से चंद मिनटों के बाद वो अपनी आंखों से देखेंगे। दरअसल सड़क पर पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं और गाड़ियां रफ्तार से वहां चल रही थीं, और ऐसे में पहले पहाड़ के छोटे छोटे पत्थर गिरने शुरू होते हैं और अचानक से इतने बड़े बड़े पत्थर भी सड़क पर आकर गिर जाते हैं। वहीं पूर्व अफ्रीकी देश सोमालिया में भीषण बाढ़ से लाखों लोग बेघर हो गए और वहां तबाही का सिलसिला फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। बाढ़ ने वहां के कई इलाकों में जमकर कहर बरपाया, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। वहां के अलग अलग इलाकों से सामने आई कुछ तस्वीरों में बाढ़ से हुई तबाही के मंजर साफ नजर आए। बाढ़ से रिहायशी इलाकों को नदियों में तब्दील कर दिया गया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। बाढ़ का पानी लोगों के मकानों में भर गया, जिसके बाद लोग अपना बोरिया बिस्तर समेटकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखे। तो ये 2 तस्वीरें चीन और सोमालिया की तस्वीर है, जहां पर चीन में आप देखिए लगातार बारिश होने की वजह से पहाड़ जो है वो टूटकर अब सड़कों पर गिर रहा है। गाड़ियां रफ्तार से गुजर रही थीं, और वहीं दूसरी तरफ सोमालिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है कई इलाकों में, और ऐसे में लोग गुजर बसर करने को मजबूर हैं। तो दुनिया भर में बाढ़ से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चीन और सोमालिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चीन में भी आप देखिए बारिश की वजह से पहाड़ जो हैं वो टूटकर गिरने लग गए हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि उसकी चपेट में कोई नहीं आया। वक्त रहते ही गाड़ी का जो ड्राइवर था उसने गाड़ी को पीछे कर लिया। वही सोमालिया की तस्वीर आप देखिए, लोग अब अपने ठिकानों को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इलाके में पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। नाव के माध्यम से लोग अब सुरक्षित ठिकानों का रुख कर रहे हैं। संजू की अब कैंसर से जंग है। एक्टर संजय दत्त फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित हैं। मुंबई में आज उनकी बायोप्सी होगी, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद संजय दत्त इलाज के लिए अमेरिका भी जा सकते हैं। 8 अगस्त को संजय दत्त सांस की तकलीफ की वजह से लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए थे। कोरोना की आशंका के बाद उनका वहां टेस्ट करवाया गया, लेकिन कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और संजय दत्त 2 दिन पहले घर भी लौट आए थे। लेकिन कुछ और मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर है। संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि दोस्तों, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मैं शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूं। मेरे दोस्त और परिवार के लोग मेरे साथ हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे चाहने वाले परेशान ना हो और बेकार की कयासबाजी भी ना करें। आप लोगों के प्यार और दुआओं के साथ मैं जल्द ही लौटूंगा। वहीं एक्टर अनुपम खेर ने ट्वीट कर संजय दत्त को जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, मेरे प्यारे दोस्त संजय दत्त, मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आप शीघ्र ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हों। वहीं कैंसर को मात देने वाले क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी संजय दत्त को ट्वीट करके लिखा, आप फाइटर हैं और हमेशा रहेंगे। मुझे इस दर्द का एहसास है। मुझे ये भी पता है कि आप मजबूत हैं और इस मुश्किल हालात से निकल पाएंगे। आपके जल्द ठीक होने के लिए मेरी प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं।